नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन कश्यप और आप सुन रहे हैं काव्यशाला। संडे सीरीज की आज की कहानी है सादत हसन मंटो की लिखी हुई बू। तो आइए सुनते हैं कहानी। बरसात के यही दिन थे। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते इसी तरह नहा रहे थे। सागवान के इस स्प्रिंगदार पलंग पर, जो अब खिड़की के पास से थोड़ा इधर सरका दिया गया था, एक घाटन लौंडिया रणधीर के साथ चिपटी हुई थी। खिड़की के बाहर पीपल के नहाए हुए पत्ते रात के दुधिया अंधेरे में घूंघरों की तरह थरथरा रहे थे। और शाम के वक्त जब दिन भर एक अंग्रेज़ी अखबार की सारी खबरें और इश्तिहार पढ़ने के बाद कुछ सुनाने के लिए वो बालकनी में आ खड़ा हुआ था, तो उसने उस घाटन लड़की को, जो साथ वाले रस्सियों के कारखाने में काम करती थी और बारिश से बचने के लिए इमली के पेड़ के नीचे खड़ी थी, खास कर उसका ध्यान अपनी तरफ कर लिया था और उसके बाद हाथ के इशारे से ऊपर बुला लिया था। वो कई दिन से शदीद किस्म की तन्हाई से उबटा गया था। जंग के कारण मुंबई की तकरीबन तमाम क्रिश्चियन छोकरियाँ, जो सस्ते दामों में मिल जाया करती थी, औरतों की अंग्रेज़ी फौज में भर्ती हो गई थी। उनमें से कई एक ने फोर्ट के इलाके में डांस स्कूल खोल लिए थे, जहां सिर्फ फौजी गोरों को जाने की इजाज़त थी। रणधीर बहुत उदास हो गया था। उसकी उदासी का एक सबब तो ये था कि क्रिश्चियन छोकरियां नायाब हो गई थी, और दूसरा ये कि रणधीर फौजी गोरों के मुकाबले कहीं ज़्यादा सभ्य, पढ़ा लिखा और खूबसूरत नौजवान था। लेकिन उसके लिए फोर्ट के लगभग तमाम क्लबों के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, क्योंकि उसकी चमड़ी सफ़ेद नहीं थी। जंग से पहले रणधीर नागपाड़ा और ताजमहल होटल की कई प्रसिद्ध क्रिश्चियन लड़कियों से जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर चुका था। उसे बखूबी इल्म था कि इस किस्म के ताल्लुकात की बिना पर वो क्रिश्चियन लड़कों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मालूमात रखता है, जिनसे ये छोकरियां फैशन के दौर पर रोमांस लड़ाती हैं और बाद में किसी बेवकूफ़ से शादी कर लेती हैं। रणधीर ने बस यूं ही हेचल से बदला लेने की खातिर उस घाटन लड़की को इशारे से ऊपर बुलाया था। हेजल उसके फ्लैट के नीचे रहती थी। हर रोज सुबह वर्दी पहनकर अपने कटे हुए बालों पर खाकी रंग की टोपी तिरछे से जमा कर बाहर निकलती थी और लड़कपन से चलती थी, जैसे फुटपाथ पर चलने वाले सभी लोग टाट की तरह उसके कदमों में बिछे चले जाएंगे। रणधीर सोचता था कि आखिर क्यों वो क्रिश्चियन छोकरियों की तरफ इतना ज़्यादा आकर्षित है। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने जिस्म की तमाम दिखाई जा सकने वाली चीज़ों की नुमाइश करती हैं। किसी किस्म की झिझक महसूस किए बगैर अपने कारनामों का जिक्र कर देती हैं, अपने बीते हुए पुराने रोमांसों का हाल सुना देती हैं। ये सब ठीक है, लेकिन किसी दूसरी औरत में भी तो ये सब खासियतें हो सकती हैं। रणधीर ने जब घाटन लड़की को इशारे से ऊपर बुलाया, तो उसे किसी तरह भी इस बात का यकीन नहीं था कि वो उसे अपने साथ सुला लेगा। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद, जब उसने उसके भीगे हुए कपड़े देखकर ये सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बेचारी को निमोनिया हो जाए, तो रणधीर ने उससे कहा था, ये कपड़े उतार दो, सर्दी लग जाएगी। वो रणधीर की इस बात का मतलब समझ गई थी, क्योंकि उसकी आंखों में शर्म के लाल डोरे तैर गए थे। लेकिन बाद में जब रणधीर ने उसे अपनी धोती निकाल कर दी, तो उसने कुछ देर सोचा और अपना लहंगा उतार दिया, जिस पर मैल भीगने की वजह से और भी नुमाया हो गया था। लहंगा उतार कर उसने एक तरफ रख दिया और जल्दी से धोती अपनी रानों पर डाल ली। फिर उसने अपनी तंग खींची हुई चोली उतारने की कोशिश की, जिसके दोनों किनारों को मिलाकर उसने एक गांठ दे रखी थी। वो गांठ उसके तंदुरुस्त सीने के नन्हे लेकिन समटीले गड्ढे में छिप गई थी। देर तक वो अपने घिसे हुए नाखूनों की मदद से चोली की गांठ खोलने की कोशिश करती रही, जो भीगने की वजह से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी। जब थक हार कर बैठ गई, तो उसने मराठी ज़बान में रणधीर से कुछ कहा, जिसका मतलब ये था, मैं क्या करूं, नहीं निकलती। रणधीर उसके पास बैठ गया और गांठ खोलने लगा।
जब नहीं खुली तो उसने चोरी के दोनों सिरों को दोनों हाथों में पकड़कर इस जोर से झटका दिया कि गांठ सरासर फैल गई और इसके साथ ही दो धड़कती हुई छातियां एकदम से नुमायां हो गईं। लम्हा भर के लिए रणधीर ने सोचा कि उसके अपने हाथों ने इस घाटन लड़की के सीने पर नर्म नर्म गुथी हुई मिट्टी को माहिर कुम्हार की तरह दो प्यालों की शक्ल बना दी हो। उसकी सेहतमंद छातियों में वही गुदगुदाहट, वही धड़कन, वही गोलाई, वही गर्म गर्म ठंडक थी जो कुम्हार के हाथों से निकले हुए ताज़ा बर्तनों में होती है। मटमैले रंग की जवान छातियों में जो बिल्कुल कुंवारी थी, एक अजीबो-गरीब किस्म की चमक पैदा करती थी, जो चमक होते हुए भी चमक नहीं थी। उसके सीने पर ये उभार तो ये मालूम होते थे जो तालाब के गदले पानी पर चल रहे थे। बरसात के यही दिन थे। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते इसी तरह कपकपा रहे थे। लड़की के दोनों कपड़े जो पानी में शराबोर हो चुके थे, एक गदले ढेर की सूरत में फर्श पर पड़े थे और वो रणधीर के साथ चिपटी हुई थी। उसके नंगे बदन की गर्मी उसके जिस्म में ऐसी हलचल सी पैदा कर रही थी जो सख्त जाड़े के दिनों में नाइयों के घनीज लेकिन गर्म हवाओं में नहाते वक्त महसूस हुआ करती है। दिन भर वो रणधीर के साथ चिपटी रही। दोनों जैसे एक दूसरे के साथ गड्ढ-मड्ढ हो गए थे। उन्होंने बमुश्किल एक दो बातें की होंगी, क्योंकि जो कुछ भी कहना सुनना था सांसों, होठों और हाथों से तय हो रहा था। रणधीर के हाथ सारी रात उसकी छातियों पर हवा के झोंकों की तरफ फिरते रहे। छोटी छोटी छातियाँ और वो मोटे मोटे गोल दाने जो चारों तरफ एक सियाह दायरे की शक्ल में फैले हुए थे, उन हवाई झोंकों से जाग उठते और उस घाटन लड़की के पूरे बदन में एक ऐसी सरसराहट पैदा हो जाती कि खुद रणधीर भी कँपकपा उठता। ऐसी कँपकपाहटों से रणधीर का सैकड़ों बार वास्ता पड़ चुका था। वो उनके मज़े भी बखूबी जानता था। कई लड़कियों के नर्म और नाजुक और सख्त सीनों से अपना सीना मिलाकर वो ऐसी कई रातें गुजार चुका था। वो ऐसी लड़कियों के साथ भी रह चुका था जो बिल्कुल अल्हड़ थीं और उसके साथ लिपटकर घर की वो सारी बातें सुना दिया करती थी जो किसी गैर के कानों के लिए नहीं होती। वो ऐसी लड़कियों से भी जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर चुका था जो सारी मेहनत खुद करती थी और उसे कोई तकलीफ़ नहीं देती थी। लेकिन ये घाटन लड़की जो इमली के पेड़ के नीचे भीगी हुई खड़ी थी और जिसे उसने इशारे से ऊपर बुला लिया था, बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की लड़की थी। सारी रात रणधीर को उसके जिस्म से एक अजीब किस्म की बू आती रही थी। उस बू को जो बैक वक्त खुशबू भी थी और बदबू भी, वो सारी रात पीता रहा। उसके बगलों से, उसकी छातियों से, उसके बालों से, उसके पेट से, जिस्म के हर हिस्से से ये जो बदबू भी थी और खुशबू भी रणधीर के पूरे सरापा में बस गई थी। सारी रात वो सोचता रहा था कि एक घाटन लड़की बिल्कुल करीब होने पर भी हरगिज़ जितनी करीब ना होती अगर उसके जिस्म से ये बू ना उठती। ये बू उसके दिलो दिमाग की हर सलवट में रेंग रही, उसके तमाम नए पुराने महसूसात में रच गई थी। उस बू ने उस लड़की और रणधीर को जैसे एक दूसरे से हम आहंग कर दिया था। दोनों एक दूसरे में मुद्गम हो गए थे, उन बेकरां गहराइयों में उतर गए थे जहाँ पहुंचकर इंसान एक खालिस इंसानी तस्कीन से महजूज होता है। ऐसी तस्कीन जो लम्हाती होने पर भी जाविदां थी, मुसलसल तगय्युर पजीर होने पर भी मजबूत थी। दोनों एक ऐसा जवाब बन गए थे जो आसमान के नीले खला में माए परवाज रहने पर भी दिखाई देता रहे। उस बू को जो उस घाटन लड़की के अंग अंग से फूट रही थी, रणधीर बखूबी समझता था, लेकिन समझते हुए भी वो उसका तज़किया नहीं कर सकता था। जिस तरह कभी मिट्टी पर पानी छिड़कने से सौंधी सौंधी बू निकलती है, लेकिन नहीं, वो बू कुछ और ही तरह की थी, जिसमें लेवेंडर और इत्र की मिलावट नहीं थी। वो बिल्कुल असली थी, औरत और मर्द के जिस्मानी ताल्लुकात की तरह असली और पवित्र। रणधीर को पसीने की बू से सख्त नफरत थी। नहाने के बाद वो हमेशा बदनों वगैरह में पाउडर छिड़कता था या ऐसी कोई दवा इस्तेमाल करता था जिससे वो बदबू जाती रहे,
लेकिन ताज्जुब है कि उसने कई बार, हाँ कई बार, उस घाटन लड़की की बालों भरी बगलों को चूमा और उसे बिल्कुल घिन नहीं आई, बल्कि अजीब किस्म की तस्कीन का एहसास हुआ। रणधीर को ऐसा लगता था कि वो उस बू को जानता है, उसके मानी भी समझता है, लेकिन किसी और को नहीं समझा सकता। बरसात के यही दिन थे। यूं ही खिड़की के बाहर जब उसने देखा तो पीपल के पत्ते इसी तरह नहा रहे थे। हवा में सरसराहटें और फड़फड़ाहटें घुली हुई थी। अंधेरा था, लेकिन उसमें दबी दबी धुंधली सी रोशनी समाई हुई थी, जैसे बारिश की बूंदों के हमरा सितारों का हल्का फुल्का गुबार नीचे उतर आया हो। बरसात के यही दिन थे जब रणधीर के उस कमरे में सागवान का सिर्फ एक ही पलंग था, लेकिन अब उसके साथ सटा हुआ एक और पलंग भी था और कोने में एक नई ड्रेसिंग टेबल भी मौजूद थी। दिन यही थे, बरसात की। मौसम भी बिल्कुल वैसा ही था। बारिश की बूंदों के हमरा सितारों की रोशनी का हल्का हल्का गुबार सा इसी तरह उतर रहा था, लेकिन फिजा में हिना के इत्र की तेज खुशबू बसी हुई थी। दूसरा पलंग खाली था। उस पलंग पर रणधीर औंधे मुंह लेटा खिड़की के बाहर पीपल के झूमते हुए पत्तों पर बारिश की बूंदों का रक्स देख रहा था। एक बूढ़ी चिट्टी लड़की अपने जिस्म को चादर में छिपाने की नाकाम कोशिश करते करते करीब करीब सो गई थी। उसकी सुर्ख रेशमी सलवार दूसरे पलंग पर पड़ी थी, जिसके गहरे सुर्ख रंग के इजारबंद का एक खुदना नीचे लटक रहा था। पलंग पर उसके दूसरे सुनहरी फूलदार जंपर, अंगिया, जांघिया और दुपट्टा, सबका रंग सुर्ख था, गहरा सुर्ख, और इन सब में हिना के इत्र की तेज खुशबू बसी हुई थी। लड़की के स्याह बालों में मुकय्यस के जर्रे धूल के जर्रों की तरह जमे हुए थे। चेहरे पर पाउडर, सुर्खी और मुकय्यस के इन जर्रों ने मिलजुल कर एक अजीब रंग पैदा कर दिया था, बेनाम सा उड़ा उड़ा रंग। और उसके गोरे सीने पर कच्चे रंग की अंगिया ने जगह जगह सुर्ख धब्बे बना दिए थे। छातियाँ दूध की तरह सफ़ेद थी, उनमें हल्का हल्का नीलापन भी था। बगलों के बाल मुड़े हुए थे, जिसकी वजह से वहाँ सुरमई गुबार सा पैदा हो गया था। रणधीर उस लड़की की तरफ देख देख कर कई बार सोच चुका था, क्या ऐसा नहीं लगता जैसे मैंने अभी कीले उखेड़ कर इसको लकड़ी के बंद बक्स में से निकाला हो। किताबों और चीनी के बर्तनों पर हल्की हल्की खराशें पड़ जाती हैं, ठीक उसी तरह उस लड़की के जिस्म पर भी कई निशान थे। जब रणधीर ने उसकी तंग और चुस्त अंगिया की डोरियां खोली तो उसकी पीठ पर और सामने सीने पर नर्म नर्म गोश्त पर छुरियाँ सी बनी हुई थी, और कमर के चारों तरफ कसकर बंधे हुए इजारबंद का निशान वजनी और नुकीले जड़ाऊ नेकलेस से उसके सीने पर कई जगह खराशें पड़ गई थी, जैसे नाखून से बड़े जोर से खुजाया गया हो। बरसात के वही दिन थे। पीपल के नर्म नर्म पत्तों पर बारिश की बूंदें गिरने से वैसी ही आवाज़ पैदा हो रही थी जैसी रणधीर उस दिन सारी रात सुनता रहा था। मौसम बेहद सुहाना था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसमें हिना के इत्र की तेज खुशबू खुली हुई थी। रणधीर के हाथ बहुत देर तक उस गोरी चिट्टी लड़की के कच्चे दूध की तरह सफ़ेद सीने पर हवा के झोंकों की तरह फिरते रहे थे। उसकी उंगलियों ने उस गोरे गोरे बदन में कई चिंगारियां दौड़ती हुई महसूस की थी। उस नाजुक बदन में कई जगहों पर सिमटी हुई कपकपाहटों का भी उसे पता चला था। जब उसने अपना सीना उसके सीने के साथ मिलाया तो रणधीर के जिस्म के हर रोंगटे ने उस लड़की के बदन के छिड़े हुए तारों की भी आवाज़ सुनी थी। मगर वो आवाज़ कहाँ थी? वो पुकार जो उसने घाटन लड़की के बदन की बू में सूंघी थी, वो पुकार जो दूध के प्यासे बच्चे के रोने से ज़्यादा मसरूर कुन होती है, वो पुकार जो हल्का एक ख्वाब से निकलकर बेआवाज़ हो गई थी। रणधीर खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके बिल्कुल करीब ही पीपल के नहाते हुए पत्ते झूम रहे थे। वो उनकी मस्ती भरी कपकपाहटों के उस पार कहीं बहुत दूर देखने की कोशिश कर रहा था, जहाँ मठीले बादलों में अजीबो गरीब किस्म की रोशनी खुली हुई दिखाई दे रही थी। ठीक वैसे ही
जैसे उस घाटन लड़की के सीने में उसे नजर आई थी। ऐसी रोशनी जो पुरस्कार गुफ्तगू की तरह दबी लेकिन वाज़ेह थी। रणधीर के पहलू में एक गोरी चिट्टी लड़की, जिसका जिस्म दूध और घी में गुथे हुए आटे की तरह मुलायम था, लेटी थी। उसके नींद से माथे बदन से हिना के इत्र की खुशबू आ रही थी, जो अब थकी थकी सी मालूम होती थी। रणधीर को ये दम तोड़ती जुम्मू की हुई खुशबू बहुत बुरी मालूम हुई। उसमें कुछ खटास थी, एक अजीब किस्म की प्यास, जैसी बदअज़मी डकारों में होती है, उदास, बेरंग, बेचैन। रणधीर ने अपने पहलू में लेटी हुई लड़की की तरफ देखा। जिस तरफ फटे हुए दूध के बेरंग पानी में सफ़ेदा मुर्दा फुटकियाँ तैरने लगती हैं, उसी तरह उस लड़की के दूधिया जिस्म पर खरासी और धब्बे तैर रहे थे। और वो हिना के इत्र की ऊँट पटांग खुशबू दरअसल रणधीर के दिलो दिमाग में वो बू बसी हुई थी, जो उस घाटन लड़की के जिस्म से दरअसल किसी बैरूनी कोशिश के अज़ खुद निकल रही थी। वो बू जो हिना के इत्र से कहीं ज़्यादा हल्की फुल्की और रस में डूबी हुई थी, जिसमें सूंघे जाने की कोशिश शामिल नहीं थी। वो खुद ब खुद नाक के रास्ते अंदर घुसकर अपनी सही मंजिल पर पहुंच जाती थी। रणधीर ने आखिरी कोशिश के तौर पर उस लड़की के दूधिया जिस्म पर हाथ फेरा, लेकिन उसे कोई कपकपी महसूस न हुई। उसकी नई नवेली बीवी, जो एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की लड़की थी, जिसने बीए तक तालीम हासिल की थी और जो अपने कॉलेज के सैकड़ों के दिलों की धड़कन थी, रणधीर की किसी भी हिस्से को ना छू सकी। वो हिना की खुशबू में उस बू को तलाश रहा था, जो उन्हीं दिनों में, जबकि खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते बारिश में नहा रहे थे, उसे एक घाटल लड़की के मैले बदन से आई थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी सआदत हसन मंटो की लिखी हुई। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।